हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चे, आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है और हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर विच इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसकी बहुत शानदार 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो अभी तक अगर आपने उन 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको मिलेगा क्लास 12 इकोनॉमिक्स 2024-25 की प्लेलिस्ट। आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको जो पहले की 2 वीडियोस हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने देखा कि वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेग्नेशन के पीरियड में चला गया था। आज हम देखने वाले हैं कि उस कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि ये चैप्टर हमें क्या बताता है। सो बच्चे, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके जान पहचान में जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है, प्लीज उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि हमारा ये जो ऑनलाइन चीता बैच है इसका मेन मकसद यही है कि उन सभी क्लास 12 के बच्चों तक पहुंचना जो घर बैठकर अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप उन सब तक भी इस फ्री बैच का बेनिफिट पहुंचाइए। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर आप सभी लोग जानते हैं कि क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि एक ऐसा सेक्टर जहां पर आप अपने रॉ मटेरियल को एक नया रूप देते हो, जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि शुगर केन से शुगर बनाना, कॉटन से कॉटन क्लोथ्स बनाना। तो इस तरीके के जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, वो आती हैं हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। तो हमने ये पढ़ा लास्ट क्लास में कि एग्रीकल्चर सेक्टर के तो हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो क्या ब्रिटिशर्स के रूल में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो पाया था? So as in the case of agriculture, so also in manufacturing, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. तो एग्रीकल्चर जैसा ही हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के भी हालात थे कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया ब्रिटिशर्स के राज में, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। यहां पर भी हमने ये देखा कि कोई खास इंडस्ट्रियल बेस हमारा वहां पर नहीं था। Even the country's world famous handicraft industries were declined. अब ये handicraft industries क्या होती हैं? बच्चे, handicraft industries का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज जो हाथ से बने हुए सामान को बेचती थी। इंडिया वर्ल्ड में फेमस था अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। जो एम्परर्स थे, जो किंग थे, वो हमारे यहाँ के लोगों के हाथ की कारीगरी को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। दूर दूर से हमारे पास लोगों के ऑर्डर आते थे जो ये सामान हाथ से बनाया जाता था। तो ये इंडस्ट्रीज भी इवन ब्रिटिशर्स के आ जाने के बाद कुछ खत्म सी हो गई थी, ये भी डिक्लाइन हो गई थी। हम इसके रीजंस भी पढ़ेंगे कि ऐसे वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ये तबाह हुई। No corresponding modern industries were allowed to come up, और इवन किसी और मॉडर्न इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पर आने के लिए परमिशन नहीं मिली। यानी कि ये पूरी सोची समझी चाल थी। आने से पहले ही, हमारे इंडिया में घुसने से पहले ही वो ये सोच चुके थे, वो पूरी प्लानिंग करके आए थे कि उन्हें आकर हमारी किन किन चीजों पर अटैक करना है। तो यही उन्होंने किया कि उन्हें दिख रहा था कि हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं वो पूरे दुनिया में फेमस है और इसी के दम पर हम आगे बढ़ सकते थे। और हमारे कदमों को उन्होंने आगे बढ़ते हुए देखा तो उसे रोकने के लिए उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि हमारी स्ट्रेंथ पर वार किया। तो इसलिए उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया और इवन हमें कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेने दिया कि हम किसी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को भी अपने यहाँ पर सेटअप कर सके। ठीक है, सो आपको यहां से आइडिया लग ही गया होगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे। So the poor state of industrial sector during the British rule was as follows, यानी कि ये वो कारण है जो ये दर्शाते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ब्रिटिशर्स के राज में एक पुअर कंडीशन में था, एक पुअर स्टेट में था। यानी कि यहां से हमें एक वर्ड मिला, द पुअर स्टेट। जैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कहा स्टेगनेंट, स्थिर, कांस्टेंट, वहां पर रुक गया था, थम गई थी वहां पर डेवलपमेंट। यहां पर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कह रहे हैं द पुअर स्टेट। अब क्या कारण थे? पहला था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, थर्ड वन इज द कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स,
The fourth one is bleak growth of modern industry. Fifth one is lack of capital good industries. Sixth one is low contribution to the GDP. The seventh one is limited role of public sector. तो ये 7 मेजर रीजंस है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की पुअर स्टेट को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए देखते हैं ये 7 पॉइंट्स किस तरीके से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की पुअर स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि आखिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। सो बच्चे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप लोगों ने सुना होगा फॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन। इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा जंगलों को स्थापित करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना, यानी कि यहाँ पर आप एक डेवलपमेंट प्रोसेस की तरफ जा रहे हो। लेकिन वहीं पर जब उन जंगलों को काटा जाता है, जब उन्हीं पेड़ों को काट दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर इसी तरीके से जब इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है, जब जगह जगह इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है, तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन जब उन्हीं इंडस्ट्रीज को बंद करने की प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं, जब उन्हें इंडस्ट्रीज पर ताला लगा दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादातर किन का हो रहा था? हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। और इसी बात से जलते थे चिढ़ते थे ये ब्रिटिशर्स। इनको यही दिख रहा था कि यार यही है वो इंडस्ट्रीज जो हमारे विनाश का काम कर सकती हैं। तो उन्होंने आकर उसी पर वार करना शुरू किया। उन्हें दिख रही थी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो उन्होंने हमारी उसी स्ट्रेंथ के ऊपर वार किया और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद करने के पीछे लग गए। वो पहले से सब कुछ सोच कर आए थे। मैंने आपको पहले क्लास में ही बता दिया था कि ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री में घुसने का मेन पर्पस क्या था, और उसी पर्पस को पूरा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ कदम आगे बढ़ाए। उन्हें सब पता था कि उन्हें आगे क्या करना है। तो देखिए जरा कि ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डुबो कर गई। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चित्रकारी करी है। थोड़ी सी चित्रकारी ऐसी है कि बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं है मेरी, बट हाँ मैंने कोशिश करी है यहाँ पर आपको कुछ समझाने की अपने इस ड्राइंग के थ्रू। तो ये हमारा सुंदर भारत, ये सुंदर भारत वही आजादी से पहले का हमारा भारत है। बहुत खूबसूरत हुआ करता था, जहां पर हम एक छोटे छोटे घरों में रहा करते थे और अपने घरों में रहकर ही हम काम किया करते थे। तो इसी तरीके से भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर ये हमारे कुछ आर्टिसंस है। और ये आर्टिसंस, जितना खूबसूरत हमारा भारत है, जितना खूबसूरत हमारा इंडिया है, उतनी ही खूबसूरती का काम करते थे हमारे आर्टिसंस। आर्टिसंस मतलब जो कारीगर हुआ करते हैं। कारीगर अपने हाथ की कारीगरी से बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल्स बनाया करते थे। अब चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कोई प्रीशियस स्टोन का काम हो, या फिर वो कुछ और, ये बहुत सुंदर काम किया करते थे। और इसी सुंदर काम की वजह से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। ये जो हमारी अब इंडियन मार्केट्स है, जहां पर ये हैंडीक्राफ्ट्स का सामान बेचा जाता था, यहाँ पे लंबी लाइन लगा हो करती थी। और इस लंबी लाइन में सिर्फ इंडियंस ही नहीं, फॉरेनर्स भी हुआ करते थे। यानी कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट किया जाता था वर्ल्ड में। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो इसी वजह से हम वर्ल्ड में फेमस हो रहे थे। अब वही मैं आपको बोलती हूँ ना, जब कोई इंसान आगे बढ़ रहा होता है, खूब मेहनत कर रहा होता है, सक्सेस की तरफ बढ़ रहा होता है, तो उसके पीछे उसको नीचे गिरने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमारी यही सक्सेस, हमारी यही फेमस, हमारी यही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिशर्स की आंखों में चुभ रही थी। ये देख रहे हो, ये किस तरीके से नजर डाले बैठे हैं हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज की तरफ। ये देख रहे थे कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इनका तो बहुत नाम हो रहा है, और कल को इसी की वजह से ऐसा ना हो कि ये जो इंडिया है ये हम पर हावी हो जाए, इनकी यही इंडस्ट्रीज हम पर हावी हो जाए। क्योंकि वहीं पर हमारी जो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये देखो, ये आया पूछने के लिए कि बताओ कहाँ है फिनिश गुड्स। ये कहते हैं कोई फिनिश गुड है ही नहीं हमारे पास। क्यों भाई? हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। जब रॉ मटेरियल ही नहीं है तो कहां से बनाए? तो इन्हीं ब्रिटिशर्स ने ये ताक लगाए बैठे हुए थे हमारे इंडिया के ऊपर, तो ये घुसे हमारे इंडिया के इंडस्ट्रीज के ऊपर। अब ऐसा तो है नहीं कि घुसते ही इंडस्ट्री को बंद कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक चाल चली। इन्होंने कहा कि सुनो आर्टिसंस,
ऐसा है क्योंकि अब हमारा राज है यहाँ पर, तुमको पता है कि हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं और हमारी सरकार अब चलने वाली है, गवर्नमेंट हमारी है, तो तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। उन्होंने कहा क्या? तुम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चलाते हो ना और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो देखो ऐसा है, हम ये ऑर्डर पास कर रहे हैं। अब वो ऑर्डर क्या था? उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि क्योंकि अब हम यहाँ के राजा हैं, रूलर हैं, तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी और तुम्हारे यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल को तुम्हें हमारे देश को यानी कि हमारी ब्रिटेन को बेचना होगा। आपको हमें एक्सपोर्ट करने होंगे रॉ मटेरियल्स हमारी इंडस्ट्री को, ताकि ये जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज है जो हम सेटअप कर रहे हैं या कुछ सेटअप हो चुकी हैं उनको रॉ मटेरियल मिल सके और फिनिश गुड्स बनाए जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ पर फिनिश गुड्स नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो आप अब से अपने रॉ मटेरियल को कहीं पर भी नहीं बेचेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर ही ये रॉ मटेरियल अब बेचा जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें, सरकार उनकी है, मानना तो पड़ेगा। तो अब जब यहां पर रॉ मटेरियल जाने लगा, और रॉ मटेरियल वो कैसे ले रहे थे? चीप प्राइस पे, बहुत सस्ते में हमारे देश से हमारा रॉ मटेरियल उनके पास जाने लगा। मटेरियल तो चलो ले गए, अब बदले में क्या किया? उसके बाद फिनिश गुड्स बनाकर हमारी इंडियन मार्केट में उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। जितने भी फिनिश गुड्स वो बना रहे थे वो हायर प्राइस पर हमारी कंट्री में आकर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। अब देख रहे हो किस तरीके से वो हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हें दिख रहा था कि इनके पास रॉ मटेरियल है जिसका वो अपनी इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उसी चीज पे वार किया कि भाई अब से रॉ मटेरियल तुमने हमें बेचना है और कई रॉ मटेरियल नहीं जाना चाहिए, ये ऐसा हमने ऑर्डर पास कर दिया है। और सस्ते में वो हमारा रॉ मटेरियल लेकर जाने लगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ? हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के पास रॉ मटेरियल की कमी होने लगी, तो प्रोडक्ट्स बनने बंद हो गए। दूसरा, फिर वो हमारे ही रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाकर हमारी कंट्री की इंडियन मार्केट्स में आकर बेचने लग गए हाई प्राइस पर। तो आपको पता है यही उनका मोटिव था, वो हमारी कंट्री को बनवाना चाहते थे द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो प्राइमरी मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, उसको उसने दो तरीके से हासिल किया। कैसे? कि एक तो उसने हमें एक्सपोर्टर बनाकर रख दिया रॉ मटेरियल का, और क्योंकि जब हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से कुछ नहीं हो पा रहा था या और इंडस्ट्रीज में भी सामान नहीं बन पा रहा था, क्यों? क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी हो रही थी, तो हम बनते जा रहे थे इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना हम शुरू कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब अपनी मार्केट खाली हो रही थी तो कहाँ का सामान खरीदना पड़ रहा था? हमें इनकी कंट्रीज का, इनकी इंडस्ट्रीज का ही सामान खरीदना पड़ रहा था। तो ये दो चीजें हुई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कि हम एक्सपोर्टर बन गए रॉ मटेरियल के और इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स के। बट कहानी सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। ये तो हमने सिर्फ एक कारण पढ़ा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा था। अभी इसके पीछे एक और राज छुपा हुआ है। चलिए अब उस राज की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने अगला काम क्या किया और किस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज किया। उन्होंने एक और चीज कहा, उन्होंने कहा कि सुनो भाई, अगर आप हमारे यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट करते हो तो हम आपसे 0% एक्सपोर्ट टैक्स लेंगे। यानी कि हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट करने का आपको किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मतलब ये बात वो हमारे इंडियन आर्टिसंस को कह रहे थे कि यार देखो, आपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में सामान बनाया तो आपको बेचना तो होगा ही हो, तो ऐसा करो कहीं और मत बेचो, हम आपको एक ऑफर देते हैं, क्योंकि हमने ना एक पॉलिसी स्टार्ट करी है। तो भाई एक पॉलिसी हमारी कि एक काम करो, अगर आप हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, कोई एक्सपोर्ट टैक्स नहीं आपको भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है कि अगर हम कहीं और एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें टैक्स भरना पड़ रहा है, तो आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्या सिर्फ आपके यहाँ पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, अगर हम वर्ल्ड में कहीं और अगर एक्सपोर्ट करें तो? भाई हमारे इंडियंस नहीं चाहते थे ना ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करना, तो उन्होंने कहा कि हम तो भाई वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को डिमांड करते हैं, तो क्या हम वहां नहीं बेच सकते अपना सामान? उन्होंने कहा बेचो, करो एक्सपोर्ट। आपको अगर अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स कहीं और बेचने हैं तो बेच सकते हो, लेकिन
उस एक्सपोर्ट पर आपको हैवी ड्यूटी देनी पड़ेगी। हैवी ड्यूटी का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो टैक्स रेट 60% हो। तो उन्होंने यहाँ पर फिर से एक चाल चली, उन्होंने कहा देखो अगर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करोगे तो 0% टैक्स है, कोई आपको एक्सपोर्ट टैक्स नहीं भरना, लेकिन अगर कहीं और एक्सपोर्ट करते हो, ब्रिटेन के अलावा कहीं और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करोगे तो भाई हैवी टैक्स भरना पड़ेगा, जैसे कि 60%, 70%, 50%, जो भी उन्होंने उस टाइम पे डिसाइड किया होगा। तो यहाँ पर आपको लगता है कि हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस जो थे, अब वो कहीं और एक्सपोर्ट करते, उनको कितना नुकसान हो रहा था। भाई एक बात बताओ, जितना वो कमा नहीं रहे हैं उतना तो वो टैक्स भर देंगे, तो उससे फायदा ही क्या होगा। तो वो क्यों कहीं और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मजबूरी में उन्हें ब्रिटेन के अंदर ही अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि उनके खुद के यहाँ पर, क्योंकि उनके खुद की कंट्री के अंदर रॉ मटेरियल खास बचा नहीं था, जो बचा कुचा भी था उसको लोग खरीद नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि बाहर से सामान आ रहा था, क्योंकि ब्रिटेन वाले अपने प्रोडक्ट्स को बेचना यहाँ पर, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया था। सिर्फ इतना ही काम नहीं किया, उन्होंने कहा अरे तुम परेशान क्यों होते हो, देखो हम तुम्हें एक और स्कीम देते हैं, एक और पॉलिसी हमारी, कि अगर तुम हमारी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो, अगर आप इंपोर्ट करते हो ब्रिटेन प्रोडक्ट्स का, तो भाई आपको 0% इंपोर्ट टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपको 0% इंपोर्ट टैक्स है, यानी कि ना तो हम तुमसे एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स ले रहे हैं, ना ही हम तुमसे इंपोर्ट के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। तो ये जो 0% इंपोर्ट टैक्स हुआ, इससे क्या हुआ, जब 0% इंपोर्ट टैक्स हुआ तो हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में महंगे हो गए, ठीक है, और बाहर वालों के प्रोडक्ट्स हमारे लिए क्या हो गए, सस्ते हो गए। अब 0% इंपोर्ट टैक्स की वजह से क्या हुआ कि आप देखो ना कि हमें खुद को अपना सामान बनाना महंगा पड़ रहा था। सपोज करो हमने कोई एक प्रोडक्ट बनाया अपने इंडिया के अंदर, वो हमारा बनकर तैयार हुआ और उसको हमने मार्केट के अंदर 600 रुपए का बेचा, ठीक है। वही सेम प्रोडक्ट जब ब्रिटेन की इंडस्ट्री से बनकर आया, क्योंकि भाई वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, रॉ मटेरियल हमारा चला गया चीप प्राइस पे, तो वो सस्ता बना, तो वो सस्ता बन के 400 रुपए का हमारी मार्केट में आया। तो क्या करोगे तुम, ये 600 का सामान खरीदोगे या 400 का खरीदोगे? ऑब्वियसली बात है कि 400 का खरीदोगे। खुद बताओ ना, जब चाइनीज मोबाइल फोन हमारी कंट्री में आए थे बिकने के लिए स्टार्टिंग में, तो कितने चीप प्राइस के साथ आए थे। क्यों? क्योंकि हमारे खुद के जो इंडियन मोबाइल फोन कंपनी के जो मोबाइल्स थे वो महंगे थे, जो फीचर्स वो ऑफर कर रहे थे वो महंगे थे, बट वही सेम फीचर के साथ जब एक चाइनीज मोबाइल कंपनी का एक फोन आया वो सस्ते में आया, तो लोग भागे थे ना उसकी तरफ, बहुत तेजी से भागे थे। तो यही हुआ था उस टाइम पे भी, हमारा प्रोडक्ट महंगा बन रहा था, वो लोग अपनी कंट्री से जो सामान बनाकर हमारे यहाँ पर बेच रहे थे वो सस्ता बेच रहे थे, तो हमारे जो यहाँ पर कस्टमर्स थे वो सारे उनकी तरफ डाइवर्ट हो गए। तो इसकी वजह से भी जब हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं आ रही थी, तो धीरे धीरे इसीलिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या होती चली गई, बंद होती चली गई। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो गई तो इंडस्ट्रीज चला के फायदा भी क्या था। तो धीरे धीरे करके सारी इंडस्ट्रीज का बंद होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि कोई सामान नहीं खरीद रहा था। तो ये जो उन्होंने पॉलिसी चलाई थी, कौन सी पॉलिसी, जहां पर उन्होंने अपने यहाँ के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्री कर दिए, बट इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका खुद का मोटिव नहीं दिख रहा है। क्या आपको ये भेदभाव नहीं दिख रहा कि तुम्हारी कंट्री में सामान बेचेंगे या खरीदेंगे तो 0% टैक्स है, लेकिन कहीं और से अगर ये काम करेंगे तो हमें हैवी चार्जेस भरने पड़ेंगे। तो इसीलिए इस पॉलिसी को बोला गया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी इसीलिए क्योंकि ये एक टैक्सेशन पॉलिसी थी। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, तो आपने टैक्स के नाम पर हमें ठगा, टैक्स के नाम पर आप हमसे भेदभाव कर रहे थे, तो इसीलिए इस पॉलिसी का नाम रखा गया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जहां पर उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम सामान खरीदे भी उन्हीं से ही और बेचे भी उन्हीं से ही। ठीक है, सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो समझ आ चुका होगा। अब इसको डिटेल में हम लोग वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। सो आई होप मैंने जिस तरीके से अभी आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस पूरा समझाया, पूरी कहानी वो समझाई, आपको वो कहानी समझ आ चुकी होगी। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसको कि जो हमने अभी समझा वो सब चीजें क्या हैं।
सो आई होप मैंने अभी जिस तरीके से आपको पूरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाया, जो मैंने आपको पूरी एक पिक्चर दिखाई, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो चलिए अब थोड़ा सा और इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि वही कि जब हम इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं तो उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, पर जब उन्हीं इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है, उन्हीं पर ताले लगा दिए जाते हैं, तो उसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। और यहाँ पर बेसिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सी इंडस्ट्री का हुआ था? हमारी वही जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनका। सो इस पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो यहां पर उन्होंने कहा द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वाज टू फोल्ड, यानी कि उस कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो मेन मकसद था हमारी इंडस्ट्रीज को बंद करने के पीछे, उसमें दो बातें छुपी थी। और वो दो बातें क्या थी? द फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस द इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। वो क्या करना चाह रहे थे? वही कि वो चाहते थे कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपोर्टर बनकर रह जाए। किस चीज का? रॉ मटेरियल का। वो अपने यहाँ पर जो भी चीज बनाना चाहते थे, जो अपने यहाँ पर फिनिश गुड्स बनाना चाहते थे अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके अंदर जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए था वो हमारी कंट्री से ले जा रहे थे। तो वो चाहते थे कि इंडिया का स्टेटस सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपोर्टर की तरह रह जाए। और एक्सपोर्टर भी किस चीज का? जस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि उनका मकसद सिर्फ यही था कि हमारे यहाँ से जो इंडिया जाना जाता है ना अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, तो उस नेचुरल रिसोर्सेज को वो अपने यहाँ पर ले जाना चाहते थे। Second one is to turn the India into the sprawling market for the finished goods of those industries. अब those का मतलब क्या? यहाँ पे वही ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज, so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country Britain. अब क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जब यहां से सारा रॉ मटेरियल चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास अपने लिए तो कुछ नहीं बच रहा था। जब जो भी कुछ हम बना रहे थे वो ब्रिटेन अपने यहाँ पर लेकर जा रहा था, तो हमारे हाथ क्या लग रहा था? कुछ भी नहीं। तो हम अपने यहाँ खाना कैसे बनाते? जब हमारा सारा सामान तुम अपने यहाँ पर ले जा चुके हो तो हमारे लिए क्या बचा? तो हमारी जो इंडियन मार्केट्स थी वो खाली हो गई। अब इंडियन मार्केट्स जब खाली हो गई इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, तो अब यहाँ पर लोगों ने डिमांड करने शुरू किए ब्रिटेन प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि देखो भाई, इंसान को अपना पेट तो भरना ही है। तो ऐसे में इंडियन मार्केट उनके लिए एक स्प्रॉलिंग मार्केट थी। स्प्रॉलिंग मार्केट मतलब एक फलती फूलती मार्केट, जहां पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गए, अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर उसका इस्तेमाल किया, फिनिश गुड्स बनाए और हमारे मार्केट के अंदर उसको बेचना शुरू किया। और हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि हमारी खुद की इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी। तो इसीलिए इंडियन मार्केट्स उन ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह आई, जहां पर उन्होंने अपने फिनिश गुड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसको अपने मैक्सिमम एडवांटेज के लिए यूज किया। ठीक है, ये दो चीजें तो थी, मतलब ये दो तो उनके प्राइमरी मोटिव थे जिसकी वजह से उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। बट उसके साथ साथ उन्होंने हमें परेशान करने के लिए एक और काम भी किया। ये उन्होंने किया कैसे? इसके पीछे उन्होंने अपनी कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई? देखो, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी लगाई द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। बहुत दिमाग इस्तेमाल किया उन्होंने। तो उन्होंने अपनी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इस्तेमाल करी। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पॉलिसी जो किसी एक को फेवर करती हो, यानी कि जहां पर किसी एक ग्रुप को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो किसी के साथ, तो एक भेदभाव वाली पॉलिसी उन्होंने अपनाई। जहां पर टैरिफ क्या था? टैक्स। एक टैक्सेशन पॉलिसी उन्होंने अपनाई जो उनको फेवर कर रही थी। तो क्या थी वो टैक्सेशन पॉलिसी? द ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड द टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। उन्होंने कहा भाई सुनो, अगर तुम हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल भेजोगे तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। एक लुभावना ऑफर ही था ना कि भाई अगर तुम हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट करोगे तो उस एक्सपोर्ट के ऊपर हम आपसे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लेंगे। तो आपने रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पर देना है, अगर आपको टैक्स नहीं भरना तो ठीक है। बट अगर आप यही काम दूसरी इंडस्ट्री पर, अगर आप यही एक्सपोर्ट वर्ल्ड में कहीं और करोगे
अगर ब्रिटेन के अलावा आप किसी और कंट्री में जाकर लेकिन एक्सपोर्ट करोगे तो भाई आपको हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब ड्यूटी का मतलब भी क्या होता है, टैक्स ही होता है कि भाई आपको हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज। यानी कि अगर आपने यही एक्सपोर्ट किसी दूसरी कंट्री में जाकर किया तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, और वो भी बहुत अच्छा खासा। तो क्या रास्ता बचा था फिर इंडियन के पास, उन आर्टिसंस के पास क्या रास्ता बचा? कुछ नहीं बचा था ना भाई। आपने पहले ही बता दिया कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करोगे तो कुछ नहीं भरना पड़ेगा, बट अगर कहीं और करोगे तो हैवी ड्यूटीज देनी पड़ेगी। पर यही सिर्फ एक कारण नहीं था, और भी कुछ उन्होंने किया। क्या? द टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और देखो फिर से उन्होंने अपने लिए एक काम किया, हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही फ्री नहीं कर रहे, हम इंपोर्ट्स भी फ्री कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करोगे कोई टैक्स नहीं भरोगे, आप हमारे यहाँ से ही फिनिश गुड्स अगर लोगे, अगर हमारी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदते हो तो इंपोर्ट टैक्स भी नहीं है आपके ऊपर, कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं देनी है आपको। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमने तो ट्रेड फ्री कर दिया आपके लिए, एक्सपोर्ट करो हमारे यहाँ पे तो भी फ्री, इंपोर्ट करो तो भी फ्री, कोई टैक्स देना ही नहीं है। तो भाई कहने को सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ना तो एक्सपोर्ट करते टाइम कोई टैक्स देना है, ना इंपोर्ट करते हुए कोई टैक्स देना है, लेकिन ये क्या है? ये उनकी सेल्फिशनेस है कि तुम हमारी इंडस्ट्रीज को हमें बर्बाद कर रहे हो, तुम हमारे ही सामान ले जा रहे हो, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमें बेच रहे हो, और हमें कहीं और एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो तुमने हैवी ड्यूटीज लगा दी है। हम कितना टैक्स भरेंगे? इतना हम कमाएंगे नहीं जितना हमें टैक्स भरना पड़ेगा। तो तुम तो हमें अपना गुलाम बना रहे हो, ये तुम्हारा एक तरीका है हमें गुलाम बनाने का। तो यही उन्होंने किया हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के साथ, और इतना कुछ हो जाने के बाद कैसे हमारी टिक पाती इंडियन इंडस्ट्री? नहीं टिक पाई। तो धीरे धीरे उन सभी लोगों ने क्या कर दिया, अपनी इंडस्ट्रीज को बंद करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जब खरीदार ही नहीं थे तो वो बनाकर करते भी क्या सामान। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के तबाह होने का, कि वही जो हमारी स्ट्रेंथ थी उन्होंने हमारी उसी स्ट्रेंथ को अपनी इन पॉलिसीज से वीकनेस बना दिया था। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने की वजह से और क्या हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर या हमारी इकोनॉमी पर उसका असर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी, उनमें कमी आ चुकी थी, तो अब उसका कहीं ना कहीं कोई तो इफेक्ट हुआ होगा ना यार। एक इंडस्ट्री के अंदर इतने सारे लोग काम करते हैं, और जब उनसे वो उनका रोजगार छीन लिया जाएगा, जब उनका वो सोर्स ऑफ इनकम उनसे छीन लिया जाएगा, तो उसका कुछ तो दुष्प्रभाव पड़ेगा ना, उसका कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि जब आपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया तो उसका हमारी इंडियन इकोनॉमी पर और क्या प्रभाव पड़ा, या हमारे पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में या हमारे इंडिया के स्ट्रक्चर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो जरा भाई, जब इंडस्ट्रीज बंद हुई तो उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते होंगे, तो उनसे उनका काम छीन लिया गया। तो जब किसी का काम छीन लिया जाता है तो वो किस तरफ बढ़ता है? जी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो सबसे पहला कारण ही यही है, द हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज बंद हो जाने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे, अब उनके पास वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा था। सो द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इन द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल। यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पर हमारे यहाँ पर बेरोजगारी फैल गई थी। अब एक बात बताओ, जब आप एक जगह से पैसा कमा रहे थे, वो जगह आपसे छीन ली गई, वो काम आपसे छीन लिया गया, तो अपने पेट पालने के लिए आप क्या करोगे? क्या करोगे? कोई ना कोई काम तो करोगे ना। तो आखिरी रास्ता क्या था हमारे लोगों के पास? जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कुछ नहीं मिल रहा था तो कहाँ जाना था फिर उन लोगों को? वही अपने पुराने खेती बाड़ी की तरफ, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ, जहां ऑलरेडी इतने सारे लोग काम कर रहे थे। ऑलरेडी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ था। ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बंद हो जाने की वजह से जो वहां से लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे, वो भी अपने जीवन के सहारे के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बढ़ गए। तो उससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर पे बर्डन बढ़ गया। और आपको पता है ना, क्लास 10th की एसएसटी से पढ़ के आए हो कि जब जरूरत से ज्यादा लोग एक जगह पर काम कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी, कि आप वहां पर रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप लगे तो हुए हो काम में, दिखाने के लिए तो आप काम कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आप लोग करते हो ना, कई बार अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए किताब खोल के बैठ जाते हो, या क्लास में टीचर को दिखाने के लिए बुक खोल के बैठ जाते हो, लेकिन कुछ कर रहे होते हो क्या? नहीं। तो वहां पे कोई प्रोडक्टिविटी हो रही है? नहीं हो रही। बिल्कुल इस तरीके से हो रहा था। हम अब कहने के लिए, अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर में घुस गए थे। जितने लोगों की जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा लोग वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन उससे क्या हो रहा था? कोई प्रोडक्टिविटी, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ, उस सेक्टर के ऊपर जो बर्डन था वो बढ़ चुका था। तो अगला पॉइंट हमारा यही है, द अनएम्प्लॉयड आर्टिसंस वर फोर्स्ड टू चूजन देन एग्रीकल्चर एज देयर द लाइवलीहुड व्हिच इन टर्न इंक्रीज द बर्डन ऑन एग्रीकल्चर। तो इससे क्या हुआ? तो अनएम्प्लॉयड हुए तो उन्होंने एग्रीकल्चर को अपना दूसरा सहारा चुना, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर का जो बर्डन था वो इंक्रीज हो गया। सबसे पहला जो एडवर्स इफेक्ट हुआ वो यही कि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बर्डन बढ़ चुका था। दूसरा, द न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अगर हम लोग किसी मूवी को देखते हैं ना और बहुत ध्यान से देखते हैं, तो उस मूवी का असर भी हमारे दिमाग पर लगभग 10 से 12 घंटे रहता है। और अगर आप एक मूवी को लगातार देखते रहोगे ना, बार बार देखोगे, तो वो आपकी असल जिंदगी पर असर डालना शुरू कर देगी। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था हमारे इंडियंस के साथ। जब उनको बार बार ब्रिटिश कल्चर दिखाया जा रहा था, जब वो बार बार ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों की सोच पर उसका प्रभाव पड़ रहा था। हम उसी दिशा के तरफ चल दिए थे। तो देखिए क्या हुआ, द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स कैन बी सीन ऑन आवर कल्चर एंड थिंकिंग टू। कहीं ना कहीं हमारे कल्चर पे, हमारी सोच पर उन ब्रिटिशर्स का असर पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि हम दिन रात वही सब चीजें देख रहे थे। तो हम कब तक किसी चीज को इग्नोर कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं? So this led to the emergence of new class and new patterns of class that preferred the British products against Indian products. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जब इस तरीके से हमारे दिमाग पर भी उन सब चीजों का असर पड़ने लगा, तो हम उन्हीं के प्रोडक्ट्स को डिमांड करने लगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा था कि इंडियन प्रोडक्ट्स तो है ही नहीं, ज्यादातर ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स ही बेचे जा रहे हैं। प्लस इंडियन प्रोडक्ट्स कॉस्टली थे, ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स सस्ते थे, चीपर थे। तो क्यों हम लोग फिर इंडियन प्रोडक्ट्स को डिमांड करते? तो यही यहाँ पर हुआ कि लोगों ने उन नए पैटर्न्स को फॉलो करना शुरू किया और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर दिया। सो दिस डिमांड वाज प्रॉफिटेबली मेट बाय इंक्रीजिंग द इंपोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। और इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया और अपनी इंडस्ट्रीज के यहाँ से फिनिश गुड्स बनाकर हमारी मार्केट में उसको बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया था? 0% इंपोर्ट टैक्स कर दिया था, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ने लग गए और अपने यहाँ के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को चीप प्राइस पे इंडिया की मार्केट के अंदर बेचने लगे थे, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स की मार्केट खत्म हो गई थी। सो ये एडवर्स इफेक्ट थे हमारे। कौन कौन से? पहला, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जब इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो वो लोग बेरोजगार हुए तो एग्रीकल्चर की तरफ वो चल दिए, जिससे एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन बढ़ गया। दूसरा, इंक्रीजिंग इंपोर्ट के नाम से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जब इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे मिलने लगे और हमें हर जगह पर ब्रिटेन प्रोडक्ट्स दिख रहे थे, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स दिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग उन्हीं के प्रोडक्ट्स को डिमांड करने लगे। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स 0% टैक्स पे हो गया था, तो चीप मैन्युफैक्चर गुड्स ब्रिटेन से खरीदे जा पा रहे थे। तो इसी वजह से अब ज्यादातर जो डिमांड अराइज हो रही थी वो ब्रिटिश गुड्स की ही हो रही थी। तो ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बंद हो जाने की वजह से। अब बढ़ते हैं इसके कुछ आगे के पॉइंट्स की तरफ। अब हमारा थर्ड पॉइंट है द कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। देखो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि सारे ही जो पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कि अगर डिक्लाइन हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का तो उसकी वजह से उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट निकल कर आए। यानी कि आपने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, हम लोग जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स थे उसको हमने डिमांड करना शुरू किया। और अब देखो तीसरा, कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो तीसरा पॉइंट भी देखो उसी से निकल कर आया, दैट कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स।
प्रोडक्ट्स, यानी कि जब हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स बनने बंद हो गए या वो हाई प्राइस पर हमारी मार्केट में बिकने शुरू हुए, जिसकी वजह से ब्रिटिश गुड्स सस्ते दामों पर हमारी मार्केट में बिकने शुरू हुए, तो उससे क्या हुआ, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को एक कंपटीशन फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मशीनों से बने हुए जो सामान थे वो सस्ते थे, और वही सामान जब हमारे आर्टिसंस अपने हाथों से बना रहे थे तो वो महंगे पड़ते थे। तो यही कंपटीशन हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ा। सो देखिए, द मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स वर लो कॉस्ट, यानी कि जो मशीनों से बनकर सामान आ रहा था उनकी कंट्री से, वो सस्ता हुआ करता था, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में वो सस्ते दामों पर बेचे जा रहे थे। एंड दीज गेव द टफ कंपटीशन टू द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इन इंडिया, और जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे उनको एक बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा। दिस कंपटीशन फोर्स द इंडियन आर्टिसन टू शट देयर एंटरप्राइजेस फॉरएवर, और ये भी एक कारण था कि क्यों हमारे इंडियन आर्टिसंस ने फिर अपने एंटरप्राइजेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया क्योंकि जब तक एक सेलर के पास बायर ही नहीं होगा तो वो सामान किसको बेचेगा? जब उनके प्रोडक्ट्स के लिए कोई खरीदार ही नहीं था, सारे लोग सस्ता सामान खरीदने के चक्कर में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को खरीदे जा रहे थे। वो मेहनत नहीं देख रहे थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को बनाने में कितनी लगती है, वो ये नहीं देख रहे थे कि हमारे जो आर्टिसंस है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना सही सामान, अच्छी क्वालिटी का सामान दे रहे हैं। उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें मतलब था कि एक प्रोडक्ट मिल रहा है, इससे भी अच्छा मिल रहा है, सस्ते दामों पे मिल रहा है, तो वो सारे के सारे लोग उसकी तरफ चल दिए। सो ये भी एक कारण था इंडस्ट्रियल सेक्टर की पुअर स्टेट का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ब्लीक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? द स्लो ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी नहीं, हमारे यहाँ पर थी, लेकिन उनका जो ग्रोथ प्रोसेस था, जो ग्रोथ रेट था, वो बहुत ही ज्यादा कम था। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंडियंस कुछ कदम आगे बढ़ाते थे, जैसे ही वो कोशिश करते थे आगे बढ़ने की या कुछ काम करने की, कुछ अच्छा करने की, वहीं पे ब्रिटिशर्स उन्हें आकर रोक दिया करते थे। क्योंकि भाई वो हमारे रूलर थे, वो कैसे अपनी प्रजा को आगे बढ़ने देते? क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर इंडियंस ने अपनी ताकत दिखानी शुरू करी तो वो ब्रिटिशर्स को बहुत जल्द वहां से बाहर निकाल देते। तो वो स्टार्टिंग में वही उन्होंने हमें दबाने की बहुत ज्यादा कोशिशें करी। सो ओनली अ फ्यू इंडस्ट्रीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, एस्टैब्लिश्ड इन 1907। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में। So only a few industries like Tata Iron Steel Company, sugar industry, cement and paper industries, ये कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी that were established at that time, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज थी हमारे पास जो उस टाइम पर हमारी एस्टैब्लिश हुई, बट जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज्यादा स्लो था, मतलब वो बहुत ज्यादा कुछ खास उस समय पर नहीं कर पाई। और and one more thing is there, that there is a limited state participation in the process of industrialization। जो स्टेट पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, मतलब हमें कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिलता तो कहीं ना कहीं हम कुछ अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाते, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लगातार हमें क्या करने पड़ रहे थे? फेलियर्स हमें देखने को मिल रहे थे, बट कोई बात नहीं, यही फेलियर्स आगे हमारे सक्सेस का कारण बने। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी एक जगह पर फेल हो जाते हो तो बस ये इस बात का इशारा समझना कि तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है, बहुत जल्द ही तुम कामयाब होने वाले हो। तो जब भी गिरो तो दुखी मत होना, खुश होना कि अब जो आएगा समय वो तुम्हारे पक्ष में आएगा, तुम्हारे लिए आएगा। ठीक है? तो कभी भी किसी भी पल निराश नहीं होना है। ठीक है? तो देखो ऐसा ही कुछ हुआ था ना हमारे इंडिया के साथ। ये तो हम तब पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया था, लेकिन इन्हीं फेलियर से हमारे इंडिया ने बहुत कुछ सीखा और 1947 में आजाद भी होकर दिखाया था। ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, द लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब क्या हुआ कि आप सभी जीडीपी को तो जानते हैं, नेशनल इनकम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का लो था। मतलब कि सपोज करो अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं, पहली बात तो हमारी इनकम ही बहुत कम थी ऑलरेडी, तो सपोज करो अगर हम 10 रुपए कमा रहे थे तो उसमें से अगर हम 10 रुपए कमा रहे थे तो उसमें से 7 रुपए आ रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर से,
₹2 आ रहे थे सर्विस सेक्टर से, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से कितने रुपए आ रहे थे? सिर्फ ₹1 हम लोग अर्न कर पाए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर से। मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल दिया कि सपोज अगर आप ₹10 अर्न कर रहे हो तो उसमें से ₹7 एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वहीं पे लगी हुई है, तो जो भी थोड़ा बहुत कुछ भी आप कमा रहे थे वो आपको वहीं से मिल रहा था। सर्विस सेक्टर भी बहुत ज्यादा हमारा ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ही कामयाब था हमारा सर्विस सेक्टर भी, बट हाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर से बेटर था, तो वहां से ₹2 हम कमा पा रहे थे। लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर तो बिल्कुल ही ज्यादा हमारा गिर चुका था, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो तुमने बर्बाद कर दी थी, रही कैसे हमने खुद ही बंद कर दी, बची कुछ हमने खुद बंद कर दी, क्योंकि कोई डिमांड नहीं आ रही थी, तुम सस्ते प्रोडक्ट ले आए थे मार्केट में। तो महज ₹1 ही था जो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर से कमा पा रहे थे। तो कुछ इस तरीके का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी के अंदर। सो द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी वाज वेरी स्मॉल, तो वो बहुत ही कम था। तो हमने अभी फर्दर 3 पॉइंट्स और पढ़े फॉर द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहला कि तो थर्ड क्या था कि कंपटीशन आ रहा था मशीन मेड प्रोडक्ट से। फोर्थ वन इज कि इंडस्ट्रियल सेक्टर था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, लेकिन उनका जो ग्रोथ रेट था वो बहुत स्मॉल था, बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही थी। द फिफ्थ वन इज कि जो हम कमा रहे थे, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जा रहा था, वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का लो ही था। अब इसके बाकी के 2 पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब यहां पर ये समझ लेते हैं कि कैपिटल गुड्स होते क्या हैं। बच्चे हम लोग नेशनल इनकम का पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, हमने वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ा है कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। देखो, एक होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? जो या तो फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि हमने सामान खरीदा तो है लेकिन उसे आगे बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कन्फेक्शनरी की शॉप अपने यहाँ पर ब्रेड रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि उसे उन ब्रेड के पैकेट्स को आगे कंज्यूमर्स को बेचना है। तो या तो आपने रीसेल पर्पस के लिए किसी सामान को खरीदा है, या आप किसी सामान को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक बेकरी की दुकान मैदे का इस्तेमाल करती है ताकि वो उसका इस्तेमाल करके बिस्किट्स बना सके। तो यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्पल इंटरमीडिएट गुड्स के हैं। बट इस इंटरमीडिएट गुड्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि याद है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक समोसे बेचने वाला मैदे का इस्तेमाल करता है, आलू का इस्तेमाल करता है, तो वो सब चीजें उसके इंग्रेडिएंट्स हैं टू मेक अ समोसा। लेकिन उस समोसे के बनाने के लिए उसने एक कढ़ाई खरीदी, जिस कढ़ाई में वो उन समोसों को तलेगा। तो वो जो कढ़ाई है वो ना तो उसने रीसेल पर्पस के लिए खरीदी है, ना ही वो उसे एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है फर्दर प्रोडक्शन में। तो इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो आप सभी लोगों को याद आ गया होगा कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। वो मशीन्स, वो इक्विपमेंट्स जो फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो फिनिश गुड्स बनाने में हमारी मदद करते हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मीन्स द इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल्स फॉर द करंट कंजप्शन। यानी कि हम उन फिनिश गुड्स का इस्तेमाल कर सके, तो उन फिनिश गुड्स को बनाने के लिए आप जिन भी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हो वो कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। और उन्हीं मशीनों को, इक्विपमेंट्स को बनाने वाली इंडस्ट्रीज को हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा कमी थी हमारे इंडिया के अंदर, and there was hardly any capital good industries to help and promote the further industrialization in India। अब आप सभी को पता है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज तो हमारी खत्म हो ही गई थी, बट उसके अलावा ऐसी भी कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं थी जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर सके कि चलो एक साइड से कुछ चीजें खत्म हुई है तो हमारे पास कुछ और है अपने आप को बचाने के लिए। तो ऐसे कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी हमारे पास नहीं थी। मोर ओवर द ब्रिटिश रूलर्स डिडंट टेक एनी इनिशिएटिव to grow the capital base of India as they wanted India to be dependent on Britain। अब जो लोग हमें अपना गुलाम बनाना चाहते थे, जो लोग ये चाहते थे कि हम हर चीज के लिए उनके आगे हाथ फैलाएं
क्या वो हमारे लिए कुछ काम करते? तो उन्होंने कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जिससे हमारा कैपिटल बेस ग्रो कर सके। वो तो बल्कि और हमें कमजोर बनाना चाहते थे, तो हमें स्ट्रॉन्ग करने का काम वो कैसे कर सकते थे? तो इसलिए उन्होंने भी ऐसा कोई अपना इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई उन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि चलो इंडिया के अंदर जो कैपिटल बेस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि हम इस तरीके से मशीन्स और इक्विपमेंट्स बनाएं। क्योंकि अगर हमने अपने यहाँ पर इन सब चीजों को बना लिया तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का काम हम अपने यहाँ पर ही कर डालेंगे, तो फिर उनके गुड्स को कौन पूछेगा? तो इसीलिए वो बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे। तो ये भी एक कारण बना। लास्ट पॉइंट इज द लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था इस इंडस्ट्रीज के अंदर वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड था, यानी कि बहुत जगह जगह पर आपको पब्लिक सेक्टर देखने को नहीं मिल रहा था। हार्डली ही कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थी, हार्डली ही कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर पब्लिक सेक्टर काम करता था। देखिए जरा, another significant drawback of new industrial sector was the limited area of operation of public sector। जो हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक था, यानी कि कमी थी, वो ये कि नई इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी जो पब्लिक सेक्टर है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो लिमिटेड था। दीज सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज। कहां पर वो काम कर रहे थे? रेलवेज में, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशंस में और पोर्ट्स में। आपको ना ध्यान रखने हैं ये चारों चीजें। तो ये सेक्टर को उन्होंने कहा कि आपको कहाँ कहाँ काम करना है? रेलवे में, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन में, पोर्ट्स में। और आपको पता है यहाँ पर भी काम करने के लिए इजाजत को क्यों दे रहे थे? क्योंकि ये उन्हीं का फायदा करने वाली थी। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उन्होंने रेलवेज डेवलप की थी इंडिया के अंदर, एक अच्छा काम भी किया। ये अच्छा किया उन्होंने कि रेलवेज हमारे यहाँ पे डेवलप करी, लेकिन उसको डेवलप करने के पीछे भी उनका खुद का पर्सनल मोटिव था। वो हमारे यहाँ पे अगर कुछ भी कर रहे थे ना, तो उसके पीछे वो अपना ही फायदा देख रहे थे, अपना पर्सनल इंटरेस्ट था हर एक चीज के पीछे। तो अगर इन 4 एरियाज में पब्लिक सेक्टर को काम करने के लिए दिया गया तो इसके पीछे भी उनका खुद का एक पर्सनल मोटिव था। क्यों? क्योंकि वो अपना इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लाना ले जाना था, तो उसके लिए उन्हें जरूरत थी इन सब चीजों की। तो आगे जाके हमें ये सब चीजें पता चलेंगी कि क्यों इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा, क्यों इन सभी चीजों में वो कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर ही उनको काम करने दिया जाता था। तो पब्लिक सेक्टर का जो रोल रहा वो लिमिटेड रहा, तो इस वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा डेवलप नहीं हो पाया। तो आज हमने कुछ 7 ये मेन पॉइंट्स पढ़े जो ये डिस्क्राइब करते हैं पूरी तरीके से कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो स्टेट था वो पुअर था, बहुत ही खराब हालतों में, बहुत ही खराब हालत में था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। हालांकि शुरुआत से ही खराब नहीं था, वो तो ब्रिटिशर्स ने अपने कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज रची जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये खत्म होता चला गया। तो पहला कारण क्या था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर वार किया गया। बहुत ही अलग अलग तरीके से उन्होंने वार किया, हमें बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मोर ओवर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी चलाई, जहां पर उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपने यहाँ पे तो 0% टैक्स पे कर दिए, बट अगर हम वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे तो उसके ऊपर उन्होंने हैवी ड्यूटीज लगाना शुरू किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमें वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना पड़ा। ठीक है। दूसरा, अब इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बंद हो जाने की वजह से इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़े। क्या? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैला हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ मुड़ना पड़ा, जिससे वहां पे क्या होने लगा? बर्डन बढ़ने लगा। और अब जब इंडस्ट्रियल और जब इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे मार्केट के अंदर, देखने को ही नहीं मिल रहे थे, तो लोगों का जो झुकाव था वो ब्रिटिश गुड्स की तरफ बढ़ा और लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश गुड्स के इंपोर्ट को बढ़ा दिया। तीसरा हमने पढ़ा यहाँ पर कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि वहां पर उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, मशीनें थी, तो उन मशीनों से बनाए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स थे वो सस्ते थे, तो वो सस्ते में सामान हमारे यहाँ पर बेचा जा रहा था, जिसकी वजह से भी ब्रिटिश गुड्स की जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी और हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज उस कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पा रही थी। फिर हमने देखा द ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पर भी कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, शुगर इंडस्ट्री थी, पेपर इंडस्ट्री थी, सीमेंट इंडस्ट्री थी, लेकिन उनका जो ग्रोथ रेट था वो स्लो था। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन काम करने से जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जा रहा था वो कम था। क्यों? क्योंकि लिमिटेड रह गया था ना सब कुछ।
सब कुछ लिमिटेड रह गया था, तो इस वजह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा था। फिर हमने देखा द लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। अब खुद को ताकतवर बनाने के लिए हम अगर दूसरी तरफ भी देखें तो वहां पर भी हमारे पास कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई सपोर्ट ही नहीं था किसी भी तरीके से, हमें बार बार धकेला जा रहा था उस दलदल में, हाथ पकड़ के निकालते जरूर थे लेकिन अपने फायदे के लिए, और दूसरी बार और जैसे ही अपना काम हो जाता था फिर धक्का मार देते थे। तो इस तरीके से वो हमारे साथ कर रहे थे। फिर उसके बाद क्योंकि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, और लास्ट में हमने पढ़ा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। कुछ ही एरियाज के अंदर ब्रिटिशर्स जो थे वो हमें काम करना अलाउड कर रहे थे, और वो उन्हीं एरियाज में काम करना अलाउड कर रहे थे जो उनके लिए फायदेमंद थी। तो आई होप आज आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ब्रिटिशर्स के राज में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। तो हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों को पढ़ चुके हैं। अब आपका काम है इन दोनों को ही अच्छे से प्रिपेयर करना, प्रॉपर आपको माइंड मैप्स बनाने हैं, कीवर्ड्स निकालने हैं और नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपको यहाँ पे मिल भी रहे हैं, साथ साथ आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे बच्चे, लिखे लिखाए नोट्स का इस्तेमाल मत कीजिए। आप खुद से लिखा करो, हैंड टू हैंड आप खुद से लिखा करो नोट्स, क्योंकि जब आप खुद लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, और जब हम लिखते हैं तो यहां जरूर जाता है। ठीक है बच्चे, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।